हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सीए अक्षय मंत्री। आई होप आप सभी के 12th बोर्ड के एग्जाम्स बहुत ही अच्छे से खत्म हो चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका लास्ट पेपर हुआ है इकोनॉमिक्स का, उसके बारे में, इकोनॉमिक्स के सारी सॉल्यूशंस क्या है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स का पेपर ना वैसे तो बहुत ही ईजी आया था, जितने हमारे राउंड के एग्जाम्स हुए उससे बहुत ही ईजी आया। एंड मैंने एक चीज बोली थी कि मेरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला वीडियो है, प्लान जो स्ट्रेटेजी मैंने बताया था वो वीडियो देख के जाना। एंड उस वीडियो के अंदर मैंने टोटल ना 8 क्वेश्चंस के बारे में बताया था। उस 8 में से टोटल 6 क्वेश्चंस से रिलेटेड बुक तुम्हारे बोर्ड में पूछा गया है। तो जिन भी बच्चों ने मेरा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला वीडियो देखा होगा, मैं एक बार यहाँ पे लिंक वापस से दे दूंगा, तो तुम लोग जाके चेक करना कि यार उसमें से मैंने 8 क्वेश्चन बोले थे, 8 में से जो है वो 6 क्वेश्चन वहां पे पूछे गए। तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो जिन्होंने किया होगा यार उनको तो बहुत ही फायदा हुआ है। तो जिन्होंने देखा था ना, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, सर हमने किया था, हमको 90 प्लस आने वाले। यस, चलो डिस्कस करते हैं इस पेपर के बारे में। ओके, तो सबसे पहला ना सवाल जो ऑब्जेक्टिव्स पे होता है 20 मार्क्स के लिए, गिव इकोनॉमिक टर्म्स इन्होंने पूछा, बहुत ही इजी। सबसे पहला था द डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे। देखो, तीनों चीजें जहां पे होती है ना उसको अपन क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे, राइट, दोनों भी चीजें आ गई। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे पूछा था डिपॉजिट्स दैट आर विड्रॉवेबल ऑन डिमांड, राइट। ऐसे डिपॉजिट्स, इसको अपन क्या बोलेंगे? डिमांड डिपॉजिट्स। ओके, ऐसे डिपॉजिट्स जो अपने डिमांड पे अपन क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं, उसको नाम दिया था डिमांड डिपॉजिट्स। देन पूछा है व्हाट इज द वियर एंड टियर ऑफ कैपिटल एसेट्स ड्यू टू देयर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। भाई इसका आंसर तो जिन्होंने अकाउंट्स की पढ़ाई की उनको भी आएगा, दैट इज डेप्रिसिएशन। ओके, नेक्स्ट पूछा था द इलास्टिसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम proportionate percentage change in quantity demanded due to proportionate change in price। देखो, proportionate बोला है change in demand and change in price के पहले। proportionate का मतलब होता है सेम, इक्वल। जब कभी भी डिमांड में और प्राइस में इक्वल चेंज होता है ना, तो उस इलास्टिसिटी को अपन क्या बोलने वाले हैं? उसका नाम होता है दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, राइट। उसको अपन क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स फॉर अ गिवन पीरियड। देखो, यहां पे ना एक वर्ड है जो पूरी इस आंसर को बदल देता है। अगर सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स फॉर अ गिवन पीरियड, तो उसको अपन बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। लेकिन जब कभी भी ऐसा बीच में कंट्रीज डाल दिया ना, इसका मतलब प्रॉब्लम आएगा। जब कभी भी कंट्रीज बोला है तो इसका आंसर होना चाहिए दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, राइट। अभी बैलेंस ऑफ ट्रेड इसका आंसर होना चाहिए, तो जिन्होंने भी बैलेंस ऑफ ट्रेड लिखा है वही सही है। कंट्रीज बोलने के बाद में यहां पे आंसर नेट एक्सपोर्ट्स नहीं आएगा। सेम ये क्वेश्चन मैंने अपने राउंड के पेपर में भी डाला था, बच्चों ने वहां पे गलती की, तो मैंने बोला भी था कि भाई ये गलती है, ये गलती आगे जाके नहीं होनी चाहिए। और मे भी कुछ लोगों ने जिन्होंने राउंड एग्जाम्स नहीं दिए, जिनको ये चीज पता नहीं थी, उन लोगों ने यहाँ पे गलती फिर से की होगी, राइट। तो यार यहाँ पे तुम्हारा 1 मार्क जाने के चांसेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, दैट इज कंप्लीट द कोरिलेशन। सबसे पहला बोला इंटरनल ट्रेड इज होम ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड को अपन बोलते हैं दैट इज योर फॉरेन ट्रेड। ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेटेड प्राइसेस कब की जाती है? जब सिंगल प्राइस है तो परफेक्ट कंपटीशन है। तो डिस्क्रिमिनेटेड प्राइसेस किसमें होगा? आपका मोनोपोली के केस में आपका होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। परफेक्ट कंपटीशन में होता है आपका सिंगल प्राइस। ओके, एसबीआई अगर कमर्शियल बैंक है तो सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई जो है वो आपका क्या है? सेंट्रल बैंक है। ओके, नेक्स्ट इज आउटपुट मेथड। कौन सा कॉस्ट मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? कौन सी मेथड के बारे में बात कर रहे हैं? इनकम मेथड को अपन क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट मेथड। तो आउटपुट मेथड को अपन ने नाम दिया था दैट इज प्रोडक्ट मेथड। क्या नाम आएगा यहाँ पे? प्रोडक्ट मेथड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, सरप्लस बजट होता है। तो पीरियड ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा? आपका जो है वह डेफिसिट बजट होगा। कौन सा बजट होगा? डेफिसिट बजट होता है। ओके, यस, अभी तक बहुत ही इजी थे। नेक्स्ट आते हैं फाइंड द ऑड वन आउट। देखो, ड्यूरेबल गुड्स, फर्नीचर, कपबोर्ड, वॉशिंग मशीन, तीनों भी ड्यूरेबल गुड्स है, बट फिश जो है आपका क्या है? पेरिशेबल है। तो ये क्या हो गया आपका? ऑड वन आउट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये तीनों भी कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। क्या नहीं है? तो सेलिंग कॉस्ट। तो ये आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अपन इसको, ये है आपका करेक्ट आंसर, दैट इज योर सेलिंग कॉस्ट, है ना। ये तीनों जो है वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। लीगल मोनोपोली, लीगल मोनोपोली किस वजह से जनरेट होता है? तो लीगल मोनोपोली जो है वो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट की वजह से आता है। ओपेक ये जो है वो लीगल मोनोपोली का पार्ट नहीं है, राइट। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर के आंसर क्या पूछा है भाई? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, इफिशियंसी इन कंजम्पशन, ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ इकोनॉमिक इफिशियंसी। अभी ये ना चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया, दैट इज मैक्रो एंड माइक्रो। तो जिन्होंने वो चैप्टर छोड़ दिया होगा उनको यहाँ पे कंफ्यूज हुआ है, जिन्होंने अच्छे से किया है उनको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए दैट इज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, ये आपका माइक्रो से रिलेट करता है, बाकी जो पॉइंट है वो मैक्रो से रिलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड क्या है?
है ना। लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस, गिफन पैराडॉक्स, यस एक्सेप्शन है। प्रेस्टीज गुड्स, यस एक्सेप्शन है। प्राइस इल्यूजन, यस एक्सेप्शन है। एंड सप्लाई ऑफ लेबर, ये लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन नहीं है, लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शन है। तो ये हो गया आपका ऑड वन आउट। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो यार चैप्टर नंबर 1 में छोटी सी चीज है बहुत ज्यादा, और जिन्होंने ये रीड नहीं करी होगी ना वो उनका मार्क जा सकता है। मैंने तुमको बोला था कि यू शुड नो वाली जगहों से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो आ गया, द टर्म microeconomics and macroeconomics was coined by Norwegian economist Adam Smith, J.M. Keynes, James and Ragnar Frisch। तो करेक्ट आंसर इज रैगनर फ्रिश। अभी जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको याद है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बिल्कुल भी याद रहा होगा क्या? नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When supply curve is sloping upward, जब सप्लाई कर्व आपका upward जाता है तो उसका स्लोप कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग क्या होता है आपका? पॉजिटिव स्लोप होता है। जब डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो तब क्या होगा? आपका नेगेटिव स्लोप होता है, राइट। नेक्स्ट इज प्राइस इंडेक्स नंबर किस लिए यूज किया जाएगा? प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो प्राइस के जनरल चेंजेस को अपन कैलकुलेट करने को क्या करते हैं? यूज करते हैं, मेजर करते हैं। तो टू मेजर द जनरल चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स। Next is development financial institutions were established to provide short-term loans or develop industry, agriculture and other key sectors, regulate the money market or regulate the capital market. So correct answer is they are developed to industry, agriculture and other key sectors. है ना। एंड द लास्ट पॉइंट इन्होंने यहाँ पे पूछा था, दैट इज ऑब्लिगेटरी फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ऑब्लिगेटरी फंक्शन, ऑब्लिगेटरी मतलब क्या होता है? कंपलसरी फंक्शन कौन सा है? कौन से काम सरकार को कंपलसरीली करने ही पढ़ेंगे? तो मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, ये गवर्नमेंट का क्या है? बिल्कुल भी कंपलसरी फंक्शन है, जो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? करना ही चाहिए। उसमें गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है, राइट। तो ये कंपलसरी फंक्शन अपन ने पढ़ा था। अभी तक देखो अपन ने 20 मार्क्स का डिस्कस किया है ऑब्जेक्टिव। तो आप लोगों को कितने मार्क्स आने वाले इन ऑब्जेक्टिव्स में जल्दी से कमेंट करके बताओ, राइट। कि 18 आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा, जल्दी से कमेंट करो कि आपको ऑब्जेक्टिव्स में कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो अपने को समझ आएगा। देखो ऑब्जेक्टिव्स में मार्क गया ना तो आउट ऑफ आने के थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं, बट ऑब्जेक्टिव्स अगर अच्छे से लिख दिए, यहाँ पे अगर आउट ऑफ आ गए ना तो तुमको यार पक्का भी आउट ऑफ आ सकते हैं, क्योंकि तुमने सारे आंसर्स भी बहुत अच्छे से ही लिखे होंगे और वहां पे जनरली मार्क्स नहीं कटते। ठीक है, चलो अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। बच्चों को ना यहाँ पे बहुत बार डिफिकल्टीज जाती है कि हमको तो कोई अलग ही कॉन्सेप्ट लग रहा था और हमने कुछ अलग मतलब लिख दिया और बट एक्चुअली कुछ और ही है। तो देखते हैं आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलो सबसे पहला पूछा है, अभिजीत सोल्ड 15 चेयर्स फॉर ₹3000 फॉर ईच चेयर ही अर्न ₹200। तो भाई यहाँ पे ना ये अपने को ना मेन कॉन्सेप्ट किसी बात कर रहा है पता है क्या? कि अभिजीत ने 15 चेयर्स बेचे 3000 में और हर चेयर बेच के उसने कितना कमाया? 200 कमाया। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए आपका, दैट इज एवरेज रेवेन्यू। ओके, तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है? यहाँ पे बात चल रही है हमारे एवरेज रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आपको वो लिखना है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, वो आपको एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट इज राजा राम ने 25 क्विंटल्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस किया, उसमें से उसने 2 क्विंटल जो है वो खुद के घर पे रख लिया फॉर हिज ओन फैमिली यूज, है ना। जब कोई भी फार्मर कोई भी प्रोडक्ट अपने घर पे ही खुद के यूज के लिए रख लेता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सेल्फ कंजम्पशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा पॉइंट हाईलाइट किया है इन्होंने? सेल्फ कंजम्पशन कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको पूछा गया है, राइट। नेक्स्ट इज रानी कलेक्टेड द डेटा ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी। अभी रानी ने देखो इंडिया का नेशनल इनकम का डेटा कलेक्ट किया और वो क्या कर रही है? स्टडी कर रही है। अभी नेशनल इनकम का डेटा स्टडी करना, ये कौन सा स्टडी है? ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी है। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी यहाँ पे होना चाहिए, राइट। यहाँ पे क्या बात बोलेंगे अपन? यहाँ पे क्या चल रहा है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी बोलो या माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी बोलो, ये पॉइंट इन्होंने यहाँ पे अपने को एक्सप्लेन किया, राइट। नेक्स्ट इज अमर डिमांडेड मिल्क शुगर एंड टी पाउडर जॉइंटली टू सेटिस्फाई हिज वांट ऑफ टी, है ना। अभी देखो ना चाय बनाने के लिए दूध, शक्कर, चाय पाउडर, चाय पत्ती सब लग रहा है, राइट। तो ये क्या हो गया? दिस इज द जॉइंट डिमांड। ओके, इसको अपन क्या बोलेंगे? जॉइंट डिमांड। और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड भी आप इसको बोल सकते हो, है ना। क्या बोलेंगे अपन इसको? जॉइंट डिमांड या कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड भी आप इसको बोल के आ सकते हो, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट इज सुनीता मैम सेटिस्फाइड हर वांट टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड बाय यूजिंग अ चॉक। तो अभी चॉक यूज करके उनको क्या मिल रहा है भाई साहब? यूटिलिटी मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे अपने को आंसर क्या लिखना चाहिए? यूटिलिटी अपना यहाँ पे आंसर होता है, राइट। ये 5 कॉन्सेप्ट अपने को दिए गए थे, 5 में से कोई भी 3 लिखने होते हैं और जिन्होंने भी ये 3 सही लिखे बहुत बहुत बधाई भाई, आपको भी यहाँ पे आउट ऑफ आने वाला है ना। नेक्स्ट पॉइंट अपन ने बोला था दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन, है ना। डिस्टिंग्विश बिटवीन के अंदर तुमको अगेन 5 बोले हुए थे, 3 ही लिखना पड़ता है। सबसे चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया दैट इज माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, तो यार बहुत ही इजी था, है ना। इसके ऊपर तो इतने सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, हर एक फीचर पे तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि भाई एक जगह अपने को जो है वो पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलता है, एक जगह जो अपने को जनरल इक्विलिब्रियम बोलता है, एक जो है वो इंडिविजुअल का स्टडी है, एक जो है वो टोटल इकोनॉमी का स्टडी है ना। तो आप ऐसा एग्रीगेट का स्टडी बहुत कुछ लिख के आ सकते हो,
ठीक है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 3B से आपको पूछा गया दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है। तो यहाँ पे आप इलास्टिसिटी वाला पॉइंट लिख सकते हो, ग्राफ निकाल सकते हो, मीनिंग लिख सकते हो कि भाई एक जगह जो है वो प्राइस में चेंज ना होने से भी बहुत ज्यादा डिमांड में चेंज आ सकता है, एक जगह प्राइस में चेंज कितना भी हो जाए डिमांड में बिल्कुल भी चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप दोनों भी पॉइंट्स यहाँ पे लिख के आ सकते हो, डायग्राम निकाल सकते हो, इलास्टिसिटी लिख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। देन उनका ग्राफ कैसा होता है वो भी पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, कि भाई हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, या वर्टिकल है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वो भी आपका यहाँ पे पॉइंट बनता है। ओके, नेक्स्ट इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर, आपका चैप्टर नंबर 6 से पूछा गया है। मैंने बोला था चैप्टर नंबर 6 से जो है वो 8 मार्क के क्वेश्चन तो आते ही है और वो आए भी है, ठीक है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी कितना चेंज हुआ है सालों भी प्रोडक्शन के अंदर, बेस ईयर एंड करंट ईयर के अंदर, वो होता है। देन वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन होता है। देन इसके अंदर आप लिख सकते हो इसका फॉर्मूला वगैरह क्या है, कैसे कैलकुलेट होगा, वो पॉइंट यहाँ पे आपका बनता है। नेक्स्ट इज इंटरनल डेट एंड एक्सटर्नल डेट। डेट क्या होता है भाई, सरकार जो डेट ले रही है उसको अपन यहाँ पे बोलेंगे। इंटरनल डेट मतलब विद इन द कंट्री रेस किया, एक्सटर्नल डेट मतलब बाहर की कंट्री से अगर आपने लोन लाया है तो उसको अपन इंटरनल और एक्सटर्नल में कंसिडर करेंगे, वो आपको यहाँ पे लिखना था। नेक्स्ट इज एक्सपांशन ऑफ सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई। ओके, ये हो गया अगेन आपके चैप्टर नंबर 4 से। एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई क्या होता है, ये मैंने बोला था मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर की वेरिएशंस और चेंजेस ये पूछने के ज्यादा चांसेस बनते हैं, तो पूछा गया है। देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन के अंदर आ गया 2 मार्क को। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग, है ना, 5 दिए हैं, कोई भी 3 लिखने हैं, हर एक जो है वो 4 मार्क का बनता है। देखो सबसे पहला 2 क्वेश्चन इसके अंदर के जो है ना वो मैंने जो बोला था वही पूछे गए। देखो 4 फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये मैंने तुमको बोला था फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स करके जाना चैप्टर नंबर 1 से। मेरे 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लान स्ट्रेटेजी वाला वीडियो आज भी देखो कि भाई उसमें बोला था मैंने कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स करना, आएंगे, आया है, ठीक है। मैंने दूसरा बोला था फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक करना, उस 8 ही क्वेश्चन में बोला था, आया है, आया है, राइट। तो यार ये भी अगेन आपका हो गया कमर्शियल बैंक चैप्टर नंबर 8 से। तो जिन्होंने भी ये दोनों क्वेश्चंस मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से किए थे भाई जल्दी से एक बार जो है वो कमेंट कर दो कि सर आपने जैसा बोला है मैंने वैसा किया और मुझे जो है वो यहाँ पे आउट ऑफ मार्क्स आने वाले, राइट। जल्दी से कमेंट करो जिन्होंने भी मेरा वो वीडियो देखा होगा और जिन्होंने भी क्वेश्चन किए हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम पीरियड के हिसाब से आपको लिखना था, दैट इज वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, वो पॉइंट्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके आने थे, है ना। नेक्स्ट इज आपको बोला है कैलकुलेट कर दो प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते यार, इतना इजी पॉइंट है ना। आपको क्या करना है, आपको बस यार ये प्राइस का जो है वो समेशन करना है, देन उसके बाद में बेस ईयर को करंट ईयर के साथ में कंपेयर करना है, राइट। तो आपको क्या पता चल जाएगा आपका प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है। इन्होंने यहाँ पे यार ये सवाल 4 मार्क के लिए पूछा है, बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है 4 मार्क, ठीक है। फिर भी यहाँ पे इन्होंने पूछा है तो यार बच्चे तो लिख के आएंगे और बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है ना। नेक्स्ट इज 4 पॉइंट्स ऑफ द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। फॉरेन ट्रेड इंडिया के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, है ना। 5 क्वेश्चन, पांचों के पांचों बहुत इजी, ओके। इतना इजी पेपर यहाँ पे जो है वो बोर्ड वालों ने निकाला है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ओके। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों के लिए बनता है एग्री डिसएग्री। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा डरते भी है कि सर क्या होगा, कैसे होगा, हम कुछ गलत लिख के आगे तो कैसे होगा, बट डरने की बात नहीं है। मैंने हमेशा से बोला है कि बहुत इजी सवाल पूछे जाएंगे। देखो सबसे पहला सवाल आपको आ गया चैप्टर नंबर 3 से कि डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है रीजंस एक्सप्लेनिंग व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो वो पॉइंट्स जो है वो तुमको यहाँ पे लिख के आने थे, ठीक है। तो ये पॉइंट बिल्कुल भी यार एग्रीड है कि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो उसके पीछे के रीजंस क्या है वो तुमको यहाँ पे एक्सप्लेन करने थे, है ना। देयर आर नो लिमिटेशंस टू इंडेक्स नंबर। तो ये तो यार बिल्कुल भी डिसएग्री है, क्योंकि यार इंडेक्स नंबर के कई सारे लिमिटेशंस है चैप्टर नंबर 6 में दिए हुए हैं, तो वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने थे। देखो बुलेट पॉइंट्स के वाइज जिन्होंने लिखा होगा ना उनको तो बिल्कुल आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। बुलेट पॉइंट लिखना था उसका एक्सप्लेनेशन देना था, बुलेट पॉइंट लिखना था उसका एक्सप्लेनेशन देना था। मैंने बोला भी था कि सारे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, बट 4 मार्क का सवाल है तो यार एटलीस्ट कम से कम 5-5 पॉइंट्स लिख के आना। तो जो लोगों ने 5-5 पॉइंट लिखे होंगे, एग्री डिसएग्री वाला लिखा होगा, तो यार उन लोगों को तो आउट ऑफ आ ही जाएंगे, नो डाउट, ठीक है। 1-1.5 पेज का आंसर यहाँ पे तुमसे एक्सपेक्टेड था, ओके। नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन द सेवरल फैक्टर्स, अगेन चैप्टर नंबर 3B से, ओके। चैप्टर नंबर 3B से आ गया, दैट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट बोला था, करके जाना, और जिन्होंने किया होगा उनको आया है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सप्लाई, और उसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं क्या, यस बिल्कुल भी अग्रीड है ना। ये बिल्कुल भी अग्रीड है, ये भी बिल्कुल भी अग्रीड है, ओके। कि लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शंस होते हैं, मैंने तुमको बोला था 3 लॉ करना, तीनों लॉ के एक्सेप्शंस अजम्पशंस करके जाना, आएगा,
आया है। जिन्होंने एक्सेप्शंस किए होंगे वो यहाँ पे सारे एक्सेप्शंस लिख के आ गए। तुमको कोई भी 5 एक्सेप्शन लिखने थे, जिन्होंने लिखा बढ़िया है भाई, तुमको आउट ऑफ मार्क्स आने वाले, है ना। नेक्स्ट इज कैपिटल मार्केट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में कैपिटल मार्केट का एक इंपॉर्टेंट रोल है क्या? यस, बिल्कुल भी है। ओके, इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो सारे पॉइंट्स तुमको यहाँ पे एक्सप्लेन करने थे, क्या इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे जो है वो प्ले किया जा रहा है बाय द कैपिटल मार्केट इन इंडियन इकोनॉमी। ओके, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यार, क्वेश्चन नंबर 5 तो इन्होंने इतना इजी पूछ लिया कि जिसको लिमिट ही नहीं है। 5-5 यहाँ पे अगेन 4-4 मार्क बिल्कुल भी फुकट में मिल रहे थे, ऐसा लग रहा है ना। देखो सबसे पहला क्या पूछा इन्होंने कि इंडिविजुअल डिमांड एग्रीगेट डिमांड वाला अपने को टेबल दिया, बोले टोटल करो। अभी यार जिन्होंने बच्चा है क्या छोटा, बेसिक टोटल करके आएगा, है ना। देखो 15 + 5 + 10 + 15 करना है, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 10 + 15 + 20 करना है, कितना हो जाएगा? आपका 45 हो जाएगा, है ना। 15 + 20 + 25 करना है, ये कितना हो गया? ये हो गया 45, ये हो गया 50 और ये 60। ओके, नेक्स्ट इज आपको बोला है 20 + 25 + 30, ये कितना हो गया? 45 + 30 75 हो गया। बस ये इतना टेबल का टोटल करने के तुम्हारे थे 2 मार्क, दैट इज कंप्लीट द मार्केट डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल बनाना है, टोटल करना है, 2 मार्क मिल गए। देन उसके बाद में आपको ड्रॉ करना है, दैट इज मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सिंपल निकाल के आना था तुमको। प्राइसेस लिखनी थी एक्स एक्सिस के ऊपर, मार्केट डिमांड लिखना था वाई एक्सिस के ऊपर, बस कोऑर्डिनेट्स लो, कनेक्ट कर दो, काम खत्म, राइट। तो इसके और तुमको मिल जाते थे 2 मार्क, बिल्कुल भी चिल्लर है कि नहीं। नेक्स्ट तुमको दिया गया चैप्टर नंबर, ये देखो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 3A से, और ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 3B से। मैंने बोला भी था कि भाई जो बच्चे ना सिर्फ 3 चैप्टर करके जाएंगे, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ये तीनों भी चैप्टर करने से आप इजीली पास हो जाओगे भाई, इजीली, बहुत अच्छा स्कोर आता है ये तीनों भी चैप्टर करने से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। यस, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ नॉन लीनियर डिमांड कर्व, और इस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे। आ जाओ क्वेश्चंस पे आते, इतने बेसिक क्वेश्चन है। देखो EB = EA होगा, जहां पे इलास्टिसिटी = 1 होगी, तो क्या होगा? अभी EB मतलब ये एरिया और ये EA, ये दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे, जहां पे E पॉइंट पे क्या होता है आपका, इलास्टिसिटी = 1 होता है, उसको नाम क्या दिया भाई? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अभी क्या बोले यार इनको, इनको क्या ही बोला जाए बताओ, अभी क्या बोले इसको, इनको क्या लिखना था यहाँ पे? दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, है ना। बस इतना पॉइंट लिखने के आपको कितने मिल रहे हैं यहाँ पे? 1-1 मार्क मिल रहे हैं। ओके, जब इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सर हम रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और जब आपका इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 हो जाएगा तो उसको नाम क्या दिया? रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ओके, ये एक एक लाइन लिखने के आपको क्या मिल रहे हैं यहाँ पे? 1-1 मार्क मिल रहे हैं। ओके, देन इन्होंने पूछा भाई वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? भाई सिंपल यहाँ पे दिया है एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है डिमांड, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस, तो आपको बस इतना ही लिख के आना था, डिमांड ऑफ कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी, दैट्स इट। इतना सा लिखने के आपको कितने दिए इन्होंने यहाँ पे? पूरे 4 मार्क दे दिए भाई। इतना सिंपल पूछ रहे हैं लोग कि बस जिसकी लिमिट ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे केस स्टडी दिया, केस स्टडी पढ़ो बोला और उसको पढ़ के आंसर दो। सबसे पहला सवाल पूछा विच एक्ट रेगुलेट्स द मार्केट, कौन सा एक्ट भाई यहाँ पे दिया है? अकॉर्डिंग टू द बॉम्बे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट एक्ट 1939 दैट मार्केट इज कंट्रोल्ड, ये मार्केट को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। ओके, नेक्स्ट व्हाट आर द पुअर स्टैंडर्ड्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स, तो यहाँ पे दे दिया, देखो पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ब्ला 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 ब्ला, इतना लिख के आने का था, खत्म हो गया। इसके भी तुमको मार्क मिल गए। एंड लास्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा गिव योर ओपिनियन विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज, अपने अपने मन से लिखना है ना, कुछ भी लिखेंगे कि रेगुलेटेड मार्केट के बारे में तुमको जो लिख के आना है वो लिख के आ जाओ, दैट्स इट, खत्म। ओके, और कुछ भी था क्या यहाँ पे? नहीं था। अपना ओपिनियन बोलते अपन कुछ भी लिख सकते हैं, कहानी भी कोई ने सुना दी उन्होंने तो भी चलेगा, ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। देखो अभी इस क्वेश्चन में क्या पूछा? स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डीएमयू विद इट्स अजम्पशन, चैप्टर नंबर 2 से। मैंने बोला था लॉ करके जाना, अजम्पशंस एक्सेप्शंस करके जाना। जिन्होंने किया होगा उनको कितने मार्क मिलेंगे? यहाँ पे 8 मार्क पूरे मिलने वाले हैं, है ना। मस्त 3-4 पेजेस का बच्चों ने आंसर लिख के आए हैं और 8 मार्क उनको पूरे यहाँ पे मिलने वाले। नेक्स्ट इज स्टेट द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। अगेन चैप्टर नंबर 7 से आपका क्वेश्चन, मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क के लिए आता है, आया है, राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन मैंने ये भी बोला था कि मेरे 8 क्वेश्चंस के अंदर एक्सप्लेन वेरियस रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 9 से, पब्लिक चैप्टर नंबर पब्लिक फाइनेंस वाले आपसे चैप्टर से ये सवाल यहाँ पे बन रहा है। ओके,
तो ये भी जिन्होंने किया होगा यार उनको भी चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस वाला चैप्टर है, जिन्होंने भी ये किया होगा यार उनको भी ये क्या गया है, बिल्कुल भी इजी गया है कि गवर्नमेंट के जो भी ग्रोथ हो रहा है पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर उसके पीछे के रीजंस क्या है बता दो। तो ये जिन्होंने चैप्टर किया होगा, जिन्होंने ये सवाल किया उनको बिल्कुल भी यहाँ पे इजी गया है। मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पॉइंट बोला था कि ये क्वेश्चन करके जाना, और मेरे 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से देखो 8 मार्क के लिए 2 आए हैं। ओके, फीचर्स आए, कमर्शियल बैंक के फीचर्स आए, है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स आए, देन सप्लाई के एक्सेप्शंस पूछे गए हैं, लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड स्वीपिंग की वो पूछा गया है, वेरिएशंस वगैरह के लिए आया, दैट इज सप्लाई के अंदर हर क्वेश्चन जो अपन ने बोला था उसमें से आए। और मैंने जो भी तुमको चैप्टर्स करने बोले थे 1 to 7 करके जाना रहेगा, देखो 1 to 7 में ही मैक्सिमम चीजें पूछी गई है। ओके, जिनको बोला था पास करना है 3 चैप्टर करके जाओ 2, 3, 4 उसमें से ही मैक्सिमम पासिंग का मार्क निकल रहा है। तो जिन्होंने भी मेरा वीडियो देखा, जिन्होंने भी जो मैंने चैप्टर्स बोले थे वो किए, वो जल्दी से कमेंट करो यार कि सर आपने बोला और मैं पास होने वाला हूँ। यस, तो कमेंट करो यार, तुम्हारे कमेंट से ना थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि यार बच्चों को अपने पढ़ाने का फायदा मिल रहा है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में आंसर शेयर करो, उनको भी कितने मार्क्स आते हैं उनको भी पता चलेगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आए, सारे आंसर्स अच्छे लगे, और जल्दी से कमेंट करो कि तुम लोगों को कितने मार्क्स आने वाले हैं। और ऐसे ही वीडियोस आगे अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकॉन को दबाओ। बहुत ही जल्दी मेरे चैनल के ऊपर तुमको सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स के भी रिवीजन लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत सारे क्विज अपन सॉल्व करने वाले हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज का सॉल्विंग में लेने वाला हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी भूलना नहीं है, राइट। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।